इवनिंग स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था आर एच वेटर की पंच जगत अवधारणा। जो अवधारणा है उस पंच जगत अवधारणा में हमने जो लास्ट सबसे अंतिम वाला जो है वो जगत जो पढ़ा था वो था आपके पास जंतु जगत, ये एनिमिलिया। उसी में हम आज आगे पढ़ रहे हैं कि जो जंतु जगत है, ये एनिमिलिया जो जगत है, उसको कितने भागों में बांटा गया है। तो हम यहाँ आज उसी के बारे में पढ़ेंगे कि जो एनिमिलिया या जो जंतु जगत है उसको दो भागों में बांटा गया है। एक आपके पास में है वो है प्रोटोजोआ और दूसरा आपके पास में है मेटोजोआ। जो प्रोटोजोआ और मेटोजोआ जो है वो दोनों ही जंतुओं के जो वर्ग है, और केवल अंतर इतना किया गया है कि प्रोटोजोआ जो है वो एक कोशिकीय लेकिन यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं, जबकि मेटाजोआ जो है वो बहुकोशिकीय और यूकैरियोटिक सेल्स के बने होते हैं। इसमें जो थोड़ा अंतर है, वैसे हमें पता है कि चाहे प्रोकैरियोटिक हो या यूकैरियोटिक्स हो, या आप यूं कह सकते हैं कि प्रोटोजोआस और मेटाजोआ जो दोनों हैं वो लाखों वर्षों के उद्विकास के फलस्वरूप जो है वो आगे वृद्धि करते हुए, या अपने यूं कह सकते हैं कि वो विकास करते हुए और आगे नए जीवों के अंदर जो है विकसित होते गए हैं। तो हम यहाँ एक एक को यहाँ पर लेते हैं कि किस प्रकार से जो है इसका जो है वो ऑर्गेनिज्म होता है, संगठन होता है, और किस प्रकार की इनमें क्या क्या विशेषताएं पाई जाती है। तो यहाँ सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं कि जिसे हमने एनिमली या जंतु जगत लिखा है, इस जंतु जगत को जो है वो कितने भागों में बांटा गया है। एक हमने देखा है प्रोटोजोआ है, दूसरा आपके पास में मेटाजोआ है। दोनों में अंतर पहले आप नाम से अंतर देख सकते हो, ये आपके पास है प्रो और ये आपके पास में मेटा। तो देखो दोनों में अंतर हम इस प्रकार से ले सकते हैं। प्रो का मतलब हो गया प्राथमिक, प्राथमिक का मतलब हम यूं कह सकते हैं कि प्रथम, और मेटाजोआ का अर्थ हम यहाँ पर इस प्रकार से ले सकते हैं कि जैसे ये बाद वाले, यहाँ पर यूं कह सकते हैं कि जो नए जीव है, विकसित प्रकार के जीव यहाँ पर ये माने जा सकते हैं। तो दोनों का हम यहाँ पर जो है वो कुछ वर्गीकरण करेंगे। सबसे पहले प्रोटोजोआ, तो इसका शाब्दिक अर्थ अपन लेते हैं, तो शाब्दिक अर्थ इसका हो जाएगा प्रथम जंतु। प्रथम जंतु का मतलब ये हो गया कि ये किस प्रकार के होते हैं। ये एक प्रकार तो यूनिसेल्युलर यानी एक कोशिकीय, लेकिन एक कोशिका के साथ साथ में क्या होते हैं, ये कोशिका तो इसमें एक पाई जाती है, लेकिन ये आपके पास में यूकैरियोटिक सेल्स होती है, यानी एक कोशिकीय लेकिन यूकैरियोटिक सेल्स। जबकि हम यहाँ मेटाजोआ की अगर बातचीत करते हैं तो मेटाजोआ जो है वो आपके पास यूनिसेल्युलर ना होकर के क्या होगी, ये आपके पास है मल्टी सेलुलर होगी, यानी बहुकोशिकीय अपन यूं कह सकते हैं। ये किस प्रकार के जंतु हो गए, बहुकोशिकीय। दोनों में थोड़ा यहाँ पर ये अंतर ले लेते हैं, बहुकोशिकीय। लेकिन सेल्स किस प्रकार की होगी, सेल्स इसके अंदर जो होगी वो भी किस प्रकार की होगी, यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक्स प्रकार के सेल्स होगी। तो मोटे रूप से अगर अपन यहाँ देखें तो दोनों में अंतर क्या है, ये जो है वो एक कोशिकीय होते हैं, जबकि ये क्या होते हैं, बहुकोशिकीय मल्टीसेलुलर होते हैं, एक से अधिक कोशिकाएं पाई जाती है। बाकी इसके अंदर जो है काफी समानताएं मिलती है। यानी हम यूं कह सकते हैं कि प्रोटोजोआ में जो प्राणी जो होते हैं वो उनमें जो कोशिका है वो एक ही पाई जाती है, और इसी एक ही कोशिका के द्वारा संपूर्ण कार्य कर लिए जाते हैं। यानी वो एक ही कोशिका तो उसका शरीर होता है और वही उसी कोशिका होती है, सारे कार्य उसी को ही करने पड़ते थे। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि इसके अंदर जो है वो कोशिकांग नहीं पाए जाएंगे। इसके अंदर सारे प्रकार के कोशिकांग जो एक आपके पास में पूरी कोशिका के अंदर होते हैं, वो सारे प्रकार की कोशिका, जैसे इसमें वोक्यूल्स रिक्टिकाएं है, सेंट्रियोल है, या अपने यूं कहेंगे माइटोकॉन्ड्रिया है, राइबोसोम्स है, या जितने भी इसके अंदर और ऑर्गेनिज्म जो सामान्य कोशिका में पाए जाते हैं वो लगभग जो है वो कोशिकांग इस कोशिका के अंदर भी या इस प्रोटोजोअन्स के अंदर भी पाए जाते हैं। बस अंतर इतना ही है कि ये सारा जो कार्य है उसको एक ही कोशिका के द्वारा करना पड़ता है, जबकि इसके अंदर जो है वो अलग अलग प्रकार के कार्य करने के लिए अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं हो सकती है। क्योंकि इसका जो संगठन है, इसका जो आपके पास है प्रोटोजोआ का जो संगठन है वो किस प्रकार का है, वो आपके पास में कोशिकीय स्तर का होगा या कोशिका द्रव्य स्तर का होगा, लेकिन इसमें अंग और अंगतंत्र स्तर का जो है वो ऑर्गेनिज्म पाया जाता है। हम यहाँ बातचीत करते हैं सबसे पहले, अगर इसकी नामकरण की अगर बातचीत करते हैं, जैसे हमने ये देखा था
कि प्रोटोजोआ प्रथम जंतु, और इसका नामकरण करने वाले वैज्ञानिक थे ये गोल्डफिश नामक वैज्ञानिक थे जिन्होंने इसका नामकरण किया। लेकिन इस जंतु को खोजने का श्रेय किसको जाता है? हमें पता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बाद में ही जो है इस जंतु को जो है खोजा जा चुका, क्योंकि ये बहुत ही कि किस प्रकार के जंतु होते हैं, सूक्ष्म जंतु होते हैं, एक कोशिकीय जंतु होते हैं। तो अगर बातचीत करें तो खोजकर्ता जो है हमें पता है कि जैसे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज के बाद में इसका जो है वो पता चल पाया। तो एंटोनी वॉन लीवनहोक, जिन्होंने जो है अपने द्वारा बनाई गई जो है वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बाद में जो है इसकी खोज की गई। इसका जो अध्ययन क्या कहलाता है? जैसे हम प्रोटोजोआ का अध्ययन करते हैं, जो प्रोटोजोआ का अगर अध्ययन करते हैं तो उसको अपन क्या कहते हैं? प्रोटोजोलॉजी कहते हैं, स्टडी इसका। प्रोटोजोलॉजी इसको हम क्या बोलते हैं? प्रोटोजोलॉजी के नाम से इसकी जो है बुक है या जिसमें इसका अध्ययन करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? प्रोटोजोलॉजी कहते हैं। इस चीज का हमें ये ध्यान रखना है। इसके अंदर एग्जांपल्स जो देंगे वो सारे कौन से होंगे? यूनिसेल्युलर होंगे, अमीबा है, पैरामीशियम है, यूग्लिना है, एंट अमीबा, स्टोल्टिका, ये सारे इसी के अंदर आ जाएंगे। तो इसके अंदर और क्या विशेषता पाई जाती है, किस प्रकार से पाया जाता है? तो हम ये कह सकते हैं सबसे पहले यदि हम इसकी संरचनात्मक रूप से देखें तो संरचनात्मक रूप से यही है कि ये किस प्रकार का होता है? एक कोशिकीय होता है। लेकिन बाकी जो सारे हम ये कह सकते हैं कि एक सामान्य बहुकोशिकीय सेल्स के समान ये सारा कार्य करता है और उसी के प्रकार से ये अपना जीवन यापन करता है। यहाँ हम इसके बाद में चर्चा करते हैं ये पाए कहाँ जाते हैं। तो ये सामान्यतः हम यूं कह सकते हैं कि नम मिट्टी वगैरह है या जल है या फिर कीचड़ वगैरह है वहां पर, या कार्बनिक पदार्थों के ऊपर जो सामान्य रूप से ये पाए जाते हैं। तो ये इनके पाए जाने की जो अवस्था होगी। अब यहाँ अगर आप पाए जाते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि ये इसमें या पहले हम ये कहें कि जैसे उपस्थिति नम मिट्टी, या हम यूं कह सकते हैं जल, विभिन्न सड़े गले कार्बनिक पदार्थ, या हम यूं कह सकते हैं कि ये अन्य कीचड़ वगैरह वहां पर भी ये पाए जाते हैं। तो अपन कह सकते हैं इसके अंदर जो है वो जल का जो है होना इसके लिए ज्यादा कंपल्सरी माना गया है। ये सामान्यतः क्या होते हैं? परजीवी रूप के अंदर रहते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि ये सामान्यतः किस रूप में पाए जाते हैं? परजीवी के रूप में पाए जाते हैं। इसके अलावा यदि अपन देखें तो इसमें जो है विभिन्न प्रकार के तंतुक पाए जाते हैं, जैसे ग्रेनुल्स वगैरह है या तंतुक है या रिक्तिकाएं पाई जाती है जो इसके गमन वगैरह में, लोकोमोशन वगैरह में और भोजन ग्रहण करने में उत्सर्जित पदार्थों को बाहर निकालने के काम आती है। तो अपन ये कह सकते हैं कि इसमें विभिन्न प्रकार के ग्रेनुलस, रिक्तिकाएं व तंतुक पाए जाते हैं। जैसे हम अगर एक पैरामीशियम की अगर यहाँ संरचना इस प्रकार से अगर बनाए, यहाँ देख लेते हैं, अगर एक सिंपल से अगर पैरामीशियम की संरचना बनाए तो आपने देखा होगा इसके ऊपर विभिन्न प्रकार के जो है वो पेनिकल्स वगैरह ये यहाँ पर उपस्थित पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से ये एक इसका लक्षण हो गए। इसमें फिर जो होता है कि हम ये कह सकते हैं कि हमने बताया था कि इसके जो कोशिका जो द्रव्य होता है उस कोशिका द्रव्य के अंदर साइक्लोसिस क्रिया पाई जाती है। ये महत्वपूर्ण है, साइक्लोसिस क्रिया। ये साइक्लोसिस क्रिया क्या होती है? साइक्लोसिस क्रिया को आप यूं समझ सकते हैं जैसे इसमें पोषण के लिए सामान्यतः ये भोजन के लिए पाई जाती है। तो इसमें क्या होता है कि जैसे पैरामीशियम वगैरह है तो इसमें देखो एक धार जो है वो जल के द्वारा भोजन आने के लिए बनती है, दूसरी जो धार है वो किसके लिए बनती है? बहिर्गमन के लिए, यानी उत्सर्जित पदार्थों को बाहर निकालने के लिए बनती है। तो यहाँ हम देखते हैं कि जो भोजन वगैरह आता है या जो भोजन बाहर निकलता है वो एक लाइन के रूप में इस प्रकार से प्रयोग कर सकते हैं। एक जैसे पानी की जो धार बहती है उस पानी की धार के रूप में जो है ये शरीर के अंदर जो है वो सर्कुलेशन करता है, उसी को अपन क्या बोलते हैं? साइक्लोसिस क्रिया कहते हैं। ये सामान्यतः भोजन से संबंधित होता है। अब यहाँ हम देखते हैं कि इसमें पाचन किस प्रकार का होता है। तो पाचन जो होता है इसके अंदर किस प्रकार का होता है? अंतराकोशिकीय पाचन। पाचन इसके अंदर होता है इंट्रासेल्युलर, जिसको अपन कहते हैं अंतरा कोशिकीय, यानी इंट्रासेल्युलर प्रकार का जो इसके अंदर पाचन पाया जाता है। वो भोजन को निकालने के लिए या किस प्रकार से जो है वो पदार्थों को उत्सर्जन करने के लिए इसके अंदर जो है संकुचनशील जो है रिक्तिकाएं वगैरह पाई जाती है। हम यहाँ
श्वसन के बारे में बातचीत करते हैं तो श्वसन जो है वो आंतरिक सतह के द्वारा इसमें किया जाता है और उत्सर्जन जो है वो सामान्य सतह के द्वारा विसरण विधि के द्वारा। तो उस पहले श्वसन की बात कर लें। श्वसन जो है सामान्य सतह द्वारा, जबकि उत्सर्जन ये आपके पास में ये भी किसके द्वारा होता है, सतह के द्वारा ही होता है, जिसको अपन कह सकते हैं ये विसरण विधि द्वारा। विसरण विधि के द्वारा जो है इसके अंदर जो है उत्सर्जित पदार्थों को सामान्य रूप से जो है बाहर निकाला जाता है। फिर चूंकि ये सामान्यतः जैसे आपने बताया कि जल में या जलीय पदार्थों में रहते हैं या जो पोषण वगैरह प्राप्त करते हैं ये जल के माध्यम से प्राप्त करते हैं, तो इसके लिए जल का संतुलन, जो जल में रहते हैं उसके लिए जल के संतुलन या परासरण के लिए विभिन्न प्रकार की संकोचनशील रसदानियां पाई जाती है। तो यहाँ हम चर्चा कर लेते हैं कि जल संतुलन या परासरण नियमन हेतु क्या पाई जाती है, संकोचनशील रसधानियां वेगल्स पाई जाती है। तो संकोचनशील रसधानियां इसके अंदर जो है वो पाई जाती है। अब यदि हम यह बातचीत करें कि इसका शरीर किस प्रकार से होता है, तो शरीर के बारे में हमने देखा कि सामान्यतः जो है इसका जो शरीर होता है वो नग्न प्रकार का होता है, या फिर इसके ऊपर जो है वो कुछ पेलिकल्स का जो है आवरण पाया जाता है, या फिर हम यूं कह सकते हैं कि इसके ऊपर जो है जैसे हमने देखा था कि रोमाव वगैरह जैसी संरचना भी इसके ऊपर जो है वो पाई जाती है। इसमें जो गमन है, लोकोमेशन है, वो लोकोमेशन के लिए कुछ विशेष प्रकार के अंग पाए जाते हैं। जैसे हमने अमीबा में पढ़ा है, तो अमीबा में क्या पाए जाते हैं, कूटपाद पाए जाते हैं। इसके अलावा जो है इसके अंदर जो है आपके पास रोमाव पाए जाते हैं। तो अपने ये कह सकते हैं कसाब गमन है तो कूटपाद, या हम ये कह सकते हैं कसाब, या अपन यूं कह सकते हैं रोमाव, है ना, ये बाल जैसी संरचना, या फिर जो है इसके अंदर एक चीज अपन देख सकते हैं ये सीलिया। ये इस प्रकार के अलग अलग जंतुओं के अंदर जो है वो अलग अलग प्रकार की जो संरचना पाई जाती है। यहाँ हम ये बातचीत करते हैं कि इसके अंदर फिर है वो रिप्रोडक्शन, जनन किस प्रकार से होता है। तो आपको ध्यान रखने की बात है कि इसके अंदर जो रिप्रोडक्शन जनन है वो दोनों प्रकार का होता है, लैंगिक व अलैंगिक जनन। लैंगिक जनन जो होता है वो सामान्यतः किसके द्वारा होता है, वो संयुग्मन के द्वारा होता है, और अलैंगिक जनन है वो सामान्य रूप से विखंडन या बहुविखंडन या फिर अपन यूं कह सकते हैं मुकुलन के द्वारा होता है। तो यहाँ हम ये देख सकते हैं कि इसमें जनन देखो किस प्रकार से होता है। तो सबसे पहले सेक्सुअल यानी लैंगिक जनन जो है वो हमने बताया था ये संयुग्मन के द्वारा, और आपके पास में लैंगिक के बाद में हो गया ना फिर अलैंगिक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अलैंगिक जनन, ये आपके पास में सामान्य देखो विखंडन टूटना, अमीबा में हमने देखा कि विखंडन या बहुविखंडन के द्वारा। तो विखंडन या फिर अपन यूं कह सकते हैं बहुविखंडन, या फिर हम कह सकते हैं मुकुलन। तो ये अलग अलग जो विधियां होती है, इन विधियों के द्वारा इसके अंदर जो है वो अलैंगिक जनन जो है वो पाया जाता है। पाचन के बारे में आपने बातचीत कर ली कि इसके अंदर जो है अंतराकोशिकीय पाचन जो है वो पाया जाता है। तो यहाँ सामान्य से जो इसके लक्षण आने थे वो आगे है। आपको इतना ही ध्यान रखना है कि एक कोशिकीय लेकिन यूकेरियोटिक प्रकार के होते हैं, प्रथम जंतु होते हैं। एग्जाम्पल्स अगर आप ध्यान रखोगे तो इसके कैरेक्टर्स आपको आसानी से याद रह जाएंगे। एग्जाम्पल्स में आपके पास में आ जाएंगे, इसमें अमीबा हो गया, यूग्लिना हो गया, पैरामीशियन, जितने भी आपके पास में एक कोशिकीय जो सजीव इसी में आ जाएंगे। तो यहाँ एग्जाम्पल देखो यूग्लिना, अमीबा, पैरामीशियम, एक हम ये देख सकते हैं एंड अमीबा हिस्टोलिटिका, आदि, ये इस प्रकार के जो है वो एग्जाम्पल्स इसके पाए जाते हैं। चलो ये अपने शॉर्ट रूप से जो है प्रोटोजोआ हमने जो है वो देख लिया। प्रोटोजोआ के बाद में हम देखते हैं जंतुओं का दूसरा जो है वो समूह आपके पास में कौन सा, मेटाजोआ। तो मेटाजोआ और प्रोटोजोआ मुख्य रूप से जो अंतर है वो हमने बताया था कि आपके पास में एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय है, ठीक है। और इसके अलावा जो कुछ और अंतर आए, क्योंकि ये आपके पास में है कोशिक, इसका जो ऑर्गेनिज्म होता है
कोशिकीय संगठन जो होता है वो कोशिका द्रव्य स्तर का होता है, लेकिन इसका जो है अंगतंत्र है, या अपन यूं कह सकते हैं कि सिस्टम प्रकार का होता है। तो हम मेटाजोआ को भी जो है आगे अलग अलग भागों के अंदर बांटेंगे। और मेटाजोआ में अगर हम यहाँ ये चीज देखते हैं तो यहाँ पर इसको 3 भागों में बांटा गया है। 3 भागों में जो बांटा गया है वो इनकी जो है वो शारीरिक संरचनाओं के आधार पर जो ले लेते हैं, करते हैं कि मेटाजोआ, तो मेटाजोआ यानी विकसित प्रकार के, इसको हमने 3 भागों में बांटा है। एक आपके पास में मेसोजोआ, एक आपके पास में है पैराजोआ, और तीसरा आपके पास में जो है यूमेटाजोआ। यूमेटाजोआ ये इस प्रकार के हो गए। अब यहाँ हम इनका एक एक अगर लेते हैं तो सबसे पहले तो हम ये कह सकते हैं कि इसमें बाह्य पाचक जो है वो पाए जाते हैं। इसमें पाचक जो मेसोजोआ में जो होता है वो हम ये कह सकते हैं बाह्य पाचक रस। ये केवल याद करने के लिए, इसके जो अंदर जो होता है वो पाचक रस जो होता है वो कौन सा होता है, बाह्य न होकर किस प्रकार का होगा, आंतरिक पाचक रस जो है इसके अंदर पाया जाएगा। या हम ये कह सकते हैं कि इसके अंदर जो है पाचक रस वो आंतरिक प्रकार का होगा, उपस्थित होता है। और यहाँ एक चीज आपको ये और ध्यान रखनी है कि इसके अंदर कोई टिश्यू नहीं होता है, यानी ऊतक का अभाव होता है। यूं हम कह सकते हैं किसी प्रकार का टिश्यू जो है वो अनुपस्थित होता है। यहाँ हम चर्चा करेंगे, क्यों, क्योंकि हम ये देखते हैं कि इस यहाँ का जो कोशिका संगठन जो है वो ऊतक स्तर का नहीं होता है, कोशिकाओं के द्वारा इसको जो है वो कार्य करना पड़ता है। इस चीज आपके पास में चर्चा होती है वो आपके पास में यूमेटाजोआ। तो यूमेटाजोआ में क्या होता है, एक निश्चित जो है वो जननिक स्तर जो है वो पाया जाता है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, निश्चित जननिक स्तर नहीं होता। तो अपन ये लिख सकते हैं एक और कि निश्चित जननिक स्तर का भी यहाँ पर क्या होता है, अभाव होता है, लेकिन यहाँ पर जो है वो एक निश्चित जननिक स्तर पाया जाता है। इसके आधार पर अपन यूं कह सकते हैं कि आपके पास में मेसोजोआ, पैराजोआ और यूमेटाजोआ जो प्रकार का। जैसे सबसे पहले अगर अपन बातचीत करते हैं किसके, इसकी पैराजोआ की, तो पैराजोआ का जो आपको एग्जांपल्स अगर मिलेगा तो हमें ये पता है कि इसके अंदर कोई टिश्यूज नहीं पाया जाता है, यानी ये कोशिकीय स्तर का जो है वो संगठन होता है। और इसका अगर हम यहाँ एग्जांपल्स लेना चाहे तो देखो सबसे अच्छा एग्जांपल्स हम इसका ले सकते हैं पोरीफेरा का। तो इस पैराजोआ के अंदर जो सबसे जो है वो अपन ये कह सकते हैं ये 2 जो लेयर पाई जाती है, लेकिन इसके अंदर किसी प्रकार का कोई जो है वो टिश्यूज या ऊतक नहीं पाया जाता है। तो ये आपके पास में जो पोरीफेरा है वो इसी के अंदर आ जाएगा। थोड़ा सा अपन यहाँ बना देते हैं इस प्रकार से। तो इसका मात्र जो है कि एग्जांपल्स होगा वो कौन सा होगा, पोरीफेरा। और पोरीफेरा के बाद में जो बाकी जो निश्चित आपके पास बच गए कौन से, सिलेंट्रेट्रा से लेकर के, सिलेंट्रेट्रा से लेकर के और जो आपके पास में कोर्डेटा तक, वो सारे इसी के अंदर आ जाएंगे, किसमें, यूमेटाजोआ के अंदर आ जाएंगे। तो पोरीफेरा जो एग्जांपल्स आपने ले लिया, और इसके अंदर जो किसी सारे जो कार्य हैं वो इसी एक ही कोशिका के द्वारा इसको जो है वो करने पड़ते हैं। अब यहाँ हम देखते हैं तीसरा है यूमेटाजोआ। इनका कोई यहाँ इस तरह पाया जाता है। ये विकसित प्रकार के जो जीव जंतु है वो सारे इसी के अंदर जो है पाए जाते हैं। इसको भी फिर 2 भागों में बांटा गया है, रेडिटा और बाइलेटेरिया के अंदर। यहां देख लेते हैं रेडिटा और बाइलेटेरिया। ये 2 इसके हम यूं कह सकते हैं उपजगत आपके यहाँ पर और बनाए गए हैं। यहाँ दोनों के अंदर अंतर जो है वो क्या होता है, ये जो होता है वो द्विस्तरीय, यानी इसमें जो जननी स्तर की अपन बातचीत करते हैं, निश्चित जननी स्तर, वो कौन सा होता है, 2 लेयर युक्त होता है। ये 2 लेयर युक्त होता है, जबकि इसमें जो स्तर जो होता है वो कितना होता है, 3 लेयर्स युक्त होता है। तो एक अंतर तो मुख्य रूप से ये हो गया, आपके पास में ये 2 लेयर युक्त होता है, ये 3 लेयर युक्त होता है। कि आपके पास में 2 लेयर युक्त, जैसे एक सिलेंट्रेट्रा और सिलेंट्रेट्रा के बाद में टिनोफेरा। ये 2 एग्जाम्पल जो है वो आपके पास में रेडिटा के अंदर आ जाएंगे। और बाकी जितने भी जो बाकी बच गए जो है टिनेफोरा के बाद के अंदर, जैसे आपके पास प्लेटी हेलमिंथीज हो गए, एस्केल हेलमिंथीज हो गया, मोलस्का हो गया, एनिलिडा हो गया, आर्थ्रोपोडा हो गया, कोर्डेटा हो गया,
ये सारे जो है एग्जांपल्स इसमें बायलैटेरिया के अंदर जो आएंगे। तो यहाँ हम एक एक लेकर के यहाँ पर ये चर्चा करते हैं। अब हम यहाँ ये चर्चा करते हैं कि आपके पास में यू मेटाजोआ है, इसके सामान्य लक्षण कौन कौन से हो सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो हमने देखा था कि ये अंग या अंगतंत्र स्तर का जो है संगठनात्मक स्तर इसके अंदर पाया जाता है। निश्चित जननिक स्तर होते हैं, इसको हमने जो है वो रेडिटा और बायलैटेरिया के अंदर दो भागों में बांटा है। जो आपके पास रेडिटा होता है उसमें कोशिकीय जो होता है आपके पास उत्तकीय स्तर का होता है, जबकि इसके अंदर जो आपके पास अंग और अंगतंत्र स्तर का होता है। यू मेटाजोआ की जो प्रमुख लक्षण होते हैं कि एक तो इसका जो भ्रूणीय विकास होता है उसमें एक या एक से अधिक लार्वल अवस्थाएं पाई जाती है, यानी लार्वा अवस्थाएं जो हमने पहले भी पढ़ा है वो एक या एक से अधिक जो है लार्वल स्टेज यहाँ पर पाई जाती है। दूसरा अगर अपन ये कह सकते हैं, जैसे पहला यहाँ हम चर्चा कर लेते हैं, एक या अधिक स्पोर्ट में लार्वल स्टेज ये पाई जाती है। पहली बात तो ये होगी। इसके बाद में ये होते हैं कि पोषण के आधार पर अगर देखते हैं तो ये लगभग है परपोषी टाइप के होते हैं। तो पोषण किस प्रकार का हो गया, सामान्यतः परपोषित, यानी कहने का मतलब परपोषित का मतलब ये सामान्यतः दूसरों से अपना जो भोजन प्राप्त करते हैं। हालांकि ये जो रहने के स्थान पर अगर हम यहाँ देखते हैं तो ये स्वतंत्र या परजीवी के रूप में रह सकते हैं। तो हम यहाँ लिख सकते हैं ये स्वतंत्र या परजीवी के रूप में अपना जो है भोजन ग्रहण करते हैं। ये भोजन ग्रहण भी करते हैं और उत्सर्जन भी आसानी से करते हैं। भोजन का जो पाचन होता है वो भोजन का पाचन ये जो है वो दूसरे जंतुओं से जो है, या हम यूं कह सकते हैं कि पेड़ पौधे से भी प्राप्त करते हैं। वह पाचन करने के बाद में उसका बहिर्गमन भी करते हैं। तो यहां देखते हैं भोजन का पाचन, या हम यूं कह सकते हैं पाचन के बाद में अवशोषण है या उपापचय जिसको मेटाबॉलिज्म वगैरह भी अपन कहते हैं। ये सारी प्रक्रिया होती है पाचन व बहिर्गमन। ये बहिर्गमन का मतलब हो गया उत्सर्जित पदार्थों को बाहर निकालना। तो ये इस यू मेटाजोआ का एक प्रमुख लक्षण है, सार्वत्रिक गुण अपन यूं कह सकते हैं, और कि भोजन को ग्रहण करना और उसको वापस बाहर निकालना। इस प्रक्रिया को, पोषण की इस प्रक्रिया को अपन क्या कहेंगे, समरण की प्रक्रिया कहेंगे। क्या कहेंगे, समरण की प्रक्रिया कहेंगे, यानी एलिनोमेसेंस इसको हम कह सकते हैं। तो ये एक क्या है, सार्वत्रिक गुण है, ये सभी के अंदर जो है वो पाया जाता है। सार्वत्रिक गुण किसका, यू मेटाजोआ का, ये एक सार्वत्रिक गुण है। इसके अलावा जो है सामान्यतः ये जंतु चलने वाले होते हैं, लोकोमेशन गमन इसमें पाया जाता है। किसके लिए, भोजन ग्रहण करने के लिए, बहुत सारे हो सकते हैं, या जनन के लिए, या अपनी सुरक्षा के लिए, कैसे भी हो, इसके अंदर जो क्या पाया जाता है, गमन या लोकोमेशन से है ये पाया जाता है। इसके बाद में हम ये अगर इसके पाचन की बातचीत करें तो पचित भोजन को है ये विभिन्न सेल्स के द्वारा जो है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने का काम करते हैं। इसके अलावा इसमें उपापचय हेतु जो है वो सेवन तंत्र पाया जाता है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं उपापचय हेतु सेवन तंत्र। इसके अलावा श्वसन के लिए इसमें कौन सा, श्वसन तंत्र। भोजन को पचाने के लिए पाचन तंत्र। ये इसके जो है यूनिट जो लक्षण से अगर अपन बातचीत करते हैं ये पाया जाता है। इसके अलावा बहिर्गमन के लिए इसमें जो है वो आपके पास में उत्सर्जन तंत्र पाया जाता है। और उत्सर्जन तंत्र के अलावा यदि हम यहाँ देखते हैं कि इसमें कई बहुत सारे जंतुओं के अंदर जो है वो स्पष्ट रूप से विकसित तंत्रिका तंत्र पाया जाता है। शरीर के बाह्य सतह के द्वारा जो है वो अलग अलग वातावरण में रहते हैं, तो इन्हें अनुकूलन की विशेषता भी इनके अंदर जो है वो पाई जाती है। इसके अलावा यदि आप देखते हैं तो इनका जो शरीर जो होता है वो शरीर जो है वो सामान्यतः या जिसको अपन कहते हैं बाह्य, इसमें कंकाल जो है इस इनके शरीर को आवृत करने के लिए कंकाल पाया जाता है। कंकाल सामान्यतः कैल्शियम का बना होता है या फिर सिलिका का बना होता है, या फिर अपन कहेंगे ये प्रोटीन जो तंतु होते हैं प्रोटीन तंतुओं का बना होता है। प्रोटीन तंतु जिसे हम श्रृंगी कहेंगे, श्रृंगी या हॉर्नी। जैसे हम देखते हैं कि गाय भैंसों के जो सींग वगैरह होते हैं किस प्रकार के बने होते हैं, तो उसी प्रकार से जो है वो श्रृंगी प्रकार का जो है वो कंकाल पाया जाता है। कंकाल तंत्र की अगर हम यहाँ बातचीत करते हैं तो कंकाल तंत्र जो है वो दो प्रकार का यहाँ होता है। कंकाल तंत्र दो प्रकार में कौन कौन से हो गए, एक आपके पास में आंतरिक कंकाल हो गया, जैसे अगर स्केलेटन की बातचीत हम करते हैं कंकाल तो दो भागों में बांटता है, एक तो अंतः कंकाल
और दूसरा आपके पास में बही कंकाल। तो हम ये कह सकते हैं कि ये कंकाल जो है वो मुख्य रूप से इनकी सुरक्षा का काम करना है, लोकोमेशन में मदद करना है, या विभिन्न पदार्थों का जो है वो अवशोषण करने में, या जैसे पदार्थों का सीक्रेशन करने में जो है वो मदद करता है। इसके अलावा यदि हम देखते हैं इसमें रिप्रोडक्शन किस प्रकार का होता है, तो जनन सामान्यतः इनमें जो लैंगिक व अलैंगिक दोनों प्रकार का होता है, और जो जंतु है वो भी आपके पास में है, मेल व फीमेल लगभग लगभग जो है वो अलग पाए जाते हैं। यहाँ हम देखते चलो जनन में हम यहाँ अगर हम चर्चा करते हैं कि ये इसमें सिमेट्री किस प्रकार की पाई जाती होगी, तो देखो गतिशील जो जंतु होते हैं, जो गतिमान जो होते हैं, गतिशील जंतु जो होते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, उनमें सामान्यतः द्विपार्श्व सममिति पाई जाती है। ठीक है, द्विपार्श्व सममिति इसके अंदर पाई जाती है। और इसके विपरीत कुछ जंतु ऐसे होते हैं जो पादपों के समान एक ही जगह पर जो है स्थानबद्ध रहते हैं, उनके अंदर जो है स्थानबद्ध, उनके अंदर आपके पास में जो है वो अक्षीय प्रकार की जो सममिति पाई जाती है। और मुख्य रूप से बहुत इंपॉर्टेंट जो चीज है वो ये है कि इनका जो शरीर जो होता है वो सामान्यतः हमने पढ़ा है कि त्रिस्तरीय होता है। त्रिस्तरीय का मतलब ये है कि इनका जो शरीर है वो 3 स्तरों से मिलकर बना होता है। कौन कौन से त्रिस्तरीय में अपन देखते हैं, एक आपके पास में है सबसे पहले एंडोडर्म, और एक आपके पास में है एक्टोडर्म, और तीसरा आपके पास में जो है वो कौन सा हो गया, मेजोडर्म। यानी सबसे पहले इसके अंदर एंडोडर्म, फिर एक्टोडर्म, और इन दोनों के बनने के बाद में इसका जो मध्य का स्तर बनता है उसको हम कहते हैं मेजोडर्म। तो ये मेजोडर्म ये 3 स्तरों से जब मिलकर के बने होते हैं। हम ये अंतःस्रावी ग्रंथियां इनके अंदर जो पाई जाती है, अंतःस्रावी ग्रंथियों में के द्वारा जो है वो आपके पास में विभिन्न प्रकार के हार्मोन्स है, ये सिक्रेशन किया जाता है। जंतुओं के अंदर जो जंतु मेटाजोआ के अंदर जो है वो बच्चे पैदा करते हैं, उसमें जो है वो मिल्क ग्लैंड यानी दुग्ध ग्रंथियां पाई जाती है, श्वेत ग्रंथियां जिसमें ऊपर स्किन होती है उसमें श्वेत ग्रंथियां पाई जाती है, रोम की उपस्थिति यहाँ होती है। तो हम ये देख सकते हैं कि इनका जो एग्जाम्पल्स है, एग्जाम्पल्स में हमने देखा है कौन कौन से हो सकते हैं। अभी हमने चर्चा की थी, इसमें प्लेटी हेलमिथीज से लेकर के आपके कोर्डेटा तक, एस्क हेलमिथीज है, मोरस्का है, इसके अलावा जो आपके पास में एनिलिडा है, आर्थ्रोपोडा है, ये सारे इकाइनोडर्मेटा है ना, ये हेमिकोर्डेटा, सारे इसी के अंदर आ जाएंगे। यानी हम यूँ कह सकते हैं कि इसके अंदर जो सारे विकसित प्रकार के जो है वो जंतु मौजूद या शामिल किए गए हैं। तो आशा करता हूँ कि प्रोटोजोआ और मेटाजोआ में जो है वो कुछ अंतर आप समझ पाए होंगे। भाई ये आपके पास में हम ये कह सकते हैं आदिम प्रकार के जंतु हो गए, और ये विकसित प्रकार के जंतु हो गए, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय, लेकिन दोनों ही कौन से होते हैं, ये यूकैरियोटिक प्रकार के होते हैं। धन्यवाद।